तो देखिए, सबसे पहली बात ये प्रोविडेंट फंड की आप बात कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड जो है ये एक बास्केट है, इज अ बास्केट इन विच एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचा बचा के रखता है अपनी रिटायरमेंट एज के लिए। तो वो इस बास्केट में कुछ ना कुछ सेव करके रखता है। अब पार्ट ऑफ सैलरी है जो वो शेयर करता है, पार्ट ऑफ सैलरी है जो वो शेयर करता है और बाद में यही उसके काम आ जाता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब ये कंट्रीब्यूट करता है तो यानी एम्प्लॉय अपने पैसों में से अगर पैसे डाल के एक प्रोविडेंट फंड के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है ताकि आखिर में उसके पास कुछ हो, तो एम्प्लॉयर समझता है उसकी भी एक इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो भी इसके अंदर अपनी तरफ से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करे। इस तरह इस बास्केट में पैसे दो जगह से आ रहे हैं। कौन कौन सी जगह से आ रहे हैं? यानी एक ऐसी आबशार है, एक ऐसा पौंड है, ये एक ऐसी झील है जिसके अंदर पानी दो तरफ से आ रहा है। एक कौन सा? एम्प्लॉय की सैलरी, और दूसरा कौन सा? एम्प्लॉयर की तरफ से आ रहा है। और आमतौर पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है। अब जब ये पैसा इकट्ठा होता है तो इसके अंदर जो फंड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है वो भी किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वो भी किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और फिर उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में वो जो है फाउंटेन के अंदर वापस आके जब ऐड होता है तो वो काफी ज्यादा इसको बढ़ाना शुरू कर देता है। क्योंकि एक वक्त आता है कि एक साल में आपने कोई 30,000 बचाया तो अगले साल वो 30,000 उस इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी चला गया और 30,000 मालिक का भी आ गया, 30 फिर आपका आ गया। अब वो 60 हो गया और वो 30,000 भी कमा के कुछ ले आया। अब अगले साल वो कमाई और पिछला 30 और ये 60, तो वो अमाउंट बड़ी हो गई ना, अब वो इन्वेस्टमेंट में चली गई। इस तरह होते 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 इसका हुजम अच्छा खासा बढ़ जाता है। कानून से हटके अगर हम गूगल पे जाके देखेंगे प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं एन इन्वेस्टमेंट फंड कंट्रीब्यूटेड बाय, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड जिसको कंट्रीब्यूट करता कौन? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, कौन कौन सा? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड फंड। जाहिर है वो उसको प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे, वो उसको क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे। तो तीन कंट्रीब्यूटर हैं। कौन कौन से तीन कंट्रीब्यूटर हैं? नंबर 1 इज एम्प्लॉय, नंबर 2 इज एम्प्लॉयर एंड नंबर 3 इज इंटरेस्ट अमाउंट ऑन एक्यूमुलेटिव फंड। तो कहता है इन्वेस्टमेंट फंड इज अ फंड विच इज इन विच कंट्रीब्यूटेड बाय कौन कौन? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। इस तरह इट्स गॉट अ वेरी ह्यूज एंड बिग अमाउंट। ठीक जी। अच्छा, अब बच्चों बात यह है कि हमारा जो लॉ है उसके अंदर जो प्रोविडेंट फंड है इसकी मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। तो प्रोविडेंट फंड के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दो शक्लें इसकी हो सकती हैं। एक ये है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और दूसरा ये है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए अलग अलग शक्लें बनती हैं। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आगे दो डिफरेंट शेप्स में चले जाते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, जाहिर है वो नॉन गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज करवाया है। रिकॉग्नाइज करवाया यानी इसका सिस्टम, इसका प्रोसीजर, इसका ऑडिट एफबीआर के एक इदारे को रिपोर्ट किया हुआ कि हम ये तनख्वाह काट रहे हैं, इस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां से ये आ रहा है, उसका पूरी टैंकी कहाँ पड़ी हुई है, उसमें कहां से पैसे आते हैं, पानी कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां से होकर वापस आ रहा है, उसकी अप्रूवल कराते हैं कि पानी के गंदा तो नहीं हो रहा, पैसे बड़े बड़े मैले तो नहीं हो रहे। अगर अप्रूवल हो जाए तो ये रिकॉग्नाइज हो जाता है।
इसका एक प्रोसीजर है, इसका एक प्रोसीजर है, टाइम कॉस्टिंग भी है, प्रोसीजरल भी है। अब बात फर्म क्या करती हैं, वो टाइम बचाने के लिए इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कराती, तो वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड ही काम चला देती हैं, नॉन रिकॉग्नाइज्ड। तो फिर जब नॉन रिकॉग्नाइज्ड होता है तो फर्म तो जाहिर लेजी है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन इसका नुकसान जो है एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी दो शक्लें हैं, एक शक्ल क्या है नॉन गवर्नमेंट और एक है गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट की शक्ल में एक रिकॉग्नाइज फंड है और एक नॉन रिकॉग्नाइज फंड है, और जो रिकॉग्नाइज फंड है उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, नॉन रिकॉग्नाइज आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, और गवर्नमेंट की अलग शक्ल है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो आपका रिकॉग्नाइज्ड नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, यानी यहां से शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शुरू करने के लिए हम सबसे पहली तो इस बात पे जाते हैं कि हम जब नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फंड की तरफ जाते हैं तो इसकी 3 स्वाबदीद। इसका रूल ये कहता है, पहला रूल ये कहता है, यानी इसकी 3 शक्लें हैं। इसका पहला रूल ये कहता है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ना वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी हर साल जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है उस पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो आप पूछेंगे इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि उसकी सारी सैलरी टैक्स हो चुकी है, उसने अपनी सारी सैलरी पे टैक्स दिया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले पूरी सैलरी पे टैक्स है और फिर उसी सैलरी में से जो पैसे कट के प्रोविडेंट फंड में जाने फिर टैक्स हो, तो 2 दफा टैक्स हो जाएगा, लिहाजा ये एग्जेम्प्टेड है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड। दूसरा कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर तरीकाकार ये रखा गया है कि हमें लोअर ऑफ लेना पड़ता है, लोअर ऑफ लेना पड़ता है। क्या लोअर ऑफ लेना पड़ता है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस अगर महंगाई अलाउंस मिल रहा है जिसको हम डेयरनेस अलाउंस कहते हैं, एक क्या हो गया 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डेयरनेस अलाउंस, और 1.5 लाख रुपया हुकूमत की तरफ से कहा गया है इसमें से जो लोअर ऑफ होगा ना वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसमें जो लोअर ऑफ होगा वो एग्जाम्प्ट हो, इतनी रकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसके इजाफी जो रकम होगी ना वो उस पर टैक्स लगेगा, उससे जायद जो रकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो माइनस कर देंगे, उस पर नहीं लगाएंगे। अच्छा, जब आएगा इंटरेस्ट क्रेडिट या इंटरेस्ट या आप कह लीजिए प्रॉफिट जो जा रहा है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट आएगा तो उसको भी तो टैक्स लगना होता है। उसके लिए जो रूल बनाया गया वो बनाया गया 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, और यहां फिर क्या है कि जो भी अमाउंट आएगी अमाउंट का 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 2 चीजें इनमें से जो भी, लेकिन फर्क यह है कि यहां लोअर ऑफ लिया है, यहां हायर ऑफ आएगा। ये बच्चों 2 शक्लें जो प्रोविडेंट फंड के लिए। अब इसको जब हम ट्रीट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। मिसाल के तौर पे यहां पे एक सवाल हमने लिया है, ये सवाल जो है ये आपका है मींस दिस वन इज अ क्वेश्चन। मिस्टर सर्वर रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2021 एंड ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। उसने ये डाटा प्रोवाइड किया है। हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, अच्छा किसके ऊपर? साल 19, 20 और 21 तीनों सालों के ऊपर आप क्या करें? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें उसकी 3 सूरतों में। पहली सूरत कौन सी है जिसको हम शुरू कर चुके हैं?
he is working in a private company where provident fund is recognized. एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है जहां प्रोविडेंट फंड क्या है, रिकग्नाइज। आप इसकी पिक्चर ले लें मैं ताकि कैलकुलेशंस कर सकूं। तो पिक द पिक्चर, पिक्चर अपने सामने रख लें और आप मुझे फिर हेल्प भी करते जाएंगे। तो हम इन तीनों को तीनों सालों पे प्रोविडेंट फंड लगाने लगे, तीनों सालों प्रोविडेंट फंड बनाने लगे। अच्छा, और 3 साल का क्यों बनाना चाह रहे हैं? 3 साल का इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि वो 3 बार आए ना, 3 अमाउंट आए और फिर हमें पता चलेगा हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले ना हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें टैक्स ईयर 2019 को पिक कर लेना चाहिए। टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर 2019 को जब पिक करते हैं तो सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी लेते हैं, यानी उसके लिए टैक्स निकालते हैं इनकी बेसिक सैलरी के लिए। तो इनकी जो बेसिक सैलरी है उस साल की वो है 70,000। 12 किस्तें मिली होंगी इनको, जिसका मतलब यह है कि इन्होंने 8,40,000 रुपया कमाया इससे। ठीक होगी बात, 8,40,000 कमाया। उसके बाद इन्हें एक डेयरनेस अलाउंस मिला है। ये यहां इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि बाकी चीजों में बेसिक सैलरी चलती है, पहली दफा डेयरनेस अलाउंस जो है वो हिस्सा बना है लॉ का, कानून का हिस्सा बना है, और वो इनका जो है वो है कितना, 10,000। तो डेट इज दिस इज 70, 10, 30, ठीक है। तो ये बन गया 10,000। 10,000 को 12 से ज़रब देंगे आप तो ये बन जाएगा 1,20,000। 1,20,000। अब उसके बाद आ गया आपका क्या जी, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट जो है आपका वो आ गया आपका 30,000 पड़ गए हैं अभी आप, और जाहिर है हर साल हर महीने होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3,60,000, ठीक है ना, 3,60,000। तो ये आ गया। अच्छा, ये अभी तक सारी की सारी कंट्रीब्यूशन है। इससे आगे वो 2 फार्मूलास हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको कीप करके सेव कर दी। ये स्लाइड जो है फॉर सम रीजन इसको थोड़ा ये आगे छोड़ आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत बाद में पड़नी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दी। अच्छा बच्चों, अब जो बात है वो क्या है, बात ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम वापस आते हैं ना अपने पॉइंट पे और उसको जारी रखें। अब अगर कोई पूछे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन तो क्या होगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, उसको तो वैसे ही टैक्स लग रहा है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट है, तो यहां लग गया टैक्स। अब आ गई बात किसकी, एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो वहां से हम देख के आते हैं कि है कितना, तो वो है 1,26,000। तो 1,26,000 यहां पे लिख देते हैं, 1,26,000, ठीक है जी, इस साल का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का। अब हमें लोअर ऑफ लेना है, जो एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ होगा ये हम एग्जेम्प्ट करा लेंगे। क्या एग्जेम्प्ट, यानी माफ करवा लेंगे, और वो होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और क्या जमा करना है, डेयरनेस अलाउंस जमा करना है 1,20,000। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, शाबाश, ये मैं खुद लिख देता हूं यहां पे 1,96,000। तो लोअर ऑफ लेना है ना हमने, तो कौन सा लेंगे, 96,000। तो 96,000 इसमें से माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 30,000। ठीक हो गई जी बात, ये किसका, अच्छा ये टैक्सेबल है, 96 माफ हो गया ना आपको, वो निकल गया लॉक। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इंटरेस्ट प्रॉफिट अर्न जो है वो 40,000 है। तो प्रॉफिट अर्न, अब जो प्रॉफिट अर्न है या इंटरेस्ट अर्न है
उसमें हमें हायर ऑफ लेना होता है। किस चीज का? बेसिक सैलरी और उसका 1/3 किसका? बेसिक सैलरी और डेयरनेस अलाउंस का, ठीक है, प्लस कितना आ गया बच्चे? 3,20,000। अच्छा, एक अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी, जो कंट्रीब्यूशन है उसका 16%, जो कंट्रीब्यूशन है उसका 16%, लेकिन हमें जो कंट्रीब्यूशन मिला ना इत्तेफाक से, वो मिला हुआ है 17% पे, वो मिला हुआ है 17%, तो हमें इसे 16 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे आपसे कोई बंदा ये कहे कि तुमने 1,00,000 रुपया दिया था इंटरेस्ट पे, तो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? तो आप कहेंगे साल बाद 13,000। और अगर तुम 15 पे देते तो तुम्हें कितने मिलते? 15,000। ऐसे ही जी, लेकिन आप इसको यूं भी तो कर सकते हैं कि जिस रेट पे कन्वर्ट करना है वो ऊपर कर दें, जिस रेट पे था वो नीचे कर दें, और जो अमाउंट आई है उसको उसके साथ ज़रब दे दें। करें जरा, 15 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13,000, कितना बन गया? 15,000। इसका मतलब ये है कि अगर बंदे के पास ये अमाउंट ना भी हो, ये पता हो कि मैंने ना एक रकम इन्वेस्ट की थी 13% हो जाए 13,000, अब मैं 15 में करता तो कितना मिलता? अमाउंट का नहीं पता, तो क्या करेंगे? जितने पे करना है उस पर डिवाइड कर देंगे जिस पे आया, और जो अमाउंट आई है वो ज़रब देंगे तो वो उस रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहां पे हमें कहा गया है 16% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। कौन सी अमाउंट? 40,000। तो अगर 40,000 की 16% पे कन्वर्ट करनी है, मिली 17 पे है, तो 16/17 कर देते हैं, कितनी हो जाएगी? 37,647, और ये 37,647। अब इसमें से आप मुझे बताइएगा कि हायर ऑफ कौन सा? सॉरी, 320। तो ये 320 यहां लिख देते हैं और यहां डैश डाल देते हैं, फिर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ये पूरी निकल गई ना, कोई रकम उससे बहुत छोटी है। ये हमारे सवाल में कोई नक्स हो सकता है कि यहाँ ये हो सकता है कि बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले रहा है, अगर सर 3-4 साल बाद ही ले रहा हो शायद। अगर ये जरा लंबा जाता ना, 25-30 साल जाता, तो फिर ये अमाउंट बढ़ जानी थी, ये वाली, क्योंकि फिर इंटरेस्ट बढ़ा हो जाना था ना, तो फिर ये काम आती। अब टोटल किया जाए तो कितना आता है? 13,50,000। तो ये बन गया बच्चों इसका 2019 का साल। नो प्रॉब्लम। अपनी प्रैक्टिस के लिए 1 साल और ऐड कर लेते हैं, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी हमारी, और कर लेते हैं टैक्स ईयर 2020। ठीक है जी, टैक्स ईयर 2020 के लिए डाटे में नजर मार देते हैं। 80,000 सैलरी, 15,000 डेरेंस और 35,000 क्या? हाउस रेंट। चलिए, तो अब करते हैं जी क्या? बेसिक सैलरी, एंड डेट इज कितनी? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो गया? 9,60,000। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका क्या जी? डेयरनेस अलाउंस, एंड डेट इज 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो गया? 1,80,000। ये आ गया। हाउस रेंट 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो गया जी? 4,20,000। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको भी ना जरा हाउस रेंट अलाउंस, इसको भी ना जरा हम ये वाली स्लाइड जो आपकी, इसको कंट्रोल C करके ना
तो जहां हमने पहले एक स्लाइड रखी थी ना, वहां जाके एक स्लाइड और रखा थे एहतियातन, तो बाद में हमें कैलकुलेशंस में जरा आसानी कर देगी ना, इससे जरा उसके लिए हमने रखी। अच्छा बच्चों, अब आगे बात वही कि जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जैम्प्ट हो जाएगा और इसके लिए कुछ नहीं जाएगा इसमें। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो है इस साल का 1,44,000, तो 1,44,000 का देखना पड़ेगा कि इस पे कितने पे टैक्स लगाएं। तो उसके लिए उन्होंने कहा 10% लोअर ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी जमा डेयरनेस अलाउंस, कितना बन जाएगा जी, 1,14,000 और 1.5 लाख ला वाला, ला में 1.5 लाख लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, अमाउंट लिखी हुई पूरी, ठीक है जी। अच्छा, तो इनमें से लोअर ऑफ लेना है, तो 1,14,000 रुपया इसमें से एग्जैम्प्ट हो गया, तो 30,000 रुपया किधर चला जाएगा, सैलरी में। ठीक होगी बात। आगे आ गया जो आपका इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन है, तो जो इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो इस साल का जो बनता है वो 60,000 60 है, नहीं क्यों जी, 60,000 है। चलिए, तो 60,000 हम यहां पे लिख देते हैं। और इसकी जो एग्जम्पशन हमें अलाउ है वो है 1/3 किसका, बेसिक सैलरी और डेयरेंस अलाउंस, जो बनता है 1,80,000। तो ये अमाउंट कितनी बनेगी, 3,80,000। और हायर ऑफ लेना है, ठीक है जी, इसमें टेक द हायर ऑफ, और कितना क्या जी, क्या 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 शाबाश, 16% ऑफ उसका करना है 60,000 का। तो 60,000 का 16% 16/17 कितना हो जाएगा, 56,000। हमें तो के 56,470, तो ये 400 आ गया और ये 70 आ गया। लेकिन हायर ऑफ लिख देता हूं यहां पे, लेकिन ये एप्लीकेबल यहां पे भी नहीं होगा, यहां डैश आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, शाबाश, कितना टोटल हो गया जी, 15,90,000। ठीक होगा बच्चों। अब जब हम तीसरे साल की बात करेंगे तो तीसरा साल पूरा नहीं बनता, क्यों, 31 मार्च का मतलब क्या होगा, शाबाश, 31 मार्च का मतलब क्या होगा कि महीने कितने रह गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो महीने कितने रह गए, 9। तो अब क्या है, सैलरी 90, 20 डेयरेंस और 40 हाउस रेंट। तो अब देखिए टैक्स ईयर 2021 आ गया, तो यहां आ गई आपकी बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी आपकी कितनी आ गई, 90,000। 90,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि महीने 9 आखिरी साल जो उन्होंने काम किया है उसके 9 मंथ काम किया है, 8,10,000 बनेगा। ठीक हो गई बात। और डेयरनेस इस दफा कितना आ रहा है इनका, इस दफा आ रहा है डेयरेंस अलाउंस आ रहा है इनका 20,000, और 20,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 आ जाएगा। और हाउस रेंट आ जाएगा 40,000,
और 40,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,60,000। अब हम ऐसा करेंगे, इसको एक दफा ये सारे को डाटे को ऐसी फिर कॉपी कर देते हैं अपने किसी फायदे के लिए, और फिर वापस आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब बच्चों हम ये बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होगा जी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा और यहां डैश आ जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो देखना पड़ेगा, और वो है कितना जी, 1,21,000 है। चूंकि महीने पूरे नहीं ना हुए होंगे तो 1,21,000 है। ठीक है, 500। ठीक है जी। अच्छा, अब 1,21,500 है और हमारा रूल है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन याद रहे बाकी हर जगह सिर्फ बेसिक सैलरी है तमाम लाज में, यहां पे डेयरनेस अलाउंस साथ आता है। तो ये कितना बनता है जी, और 1.5 लाख ये आ गया, तो ये आ गया 99,000। तो लोअर ऑफ लेना हमने, तो लोअर ऑफ में से ये जाएगा तो यहां आ जाएगा 99,000। अब इसको हम इसे से माइनस करेंगे तो इस साल का इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 31,500। श्योर जी, क्या हाल है बच्चों? अच्छा, तो 31 नहीं हो सकता यार, कम होना चाहिए, तो महीने पूरे नहीं हुए, वैसे चेक करना होगा। हाँ वही ना मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले साल से बढ़ जाता है, जबकि इसने काम भी सिर्फ सैलरी इतनी भी नहीं बढ़ी, और पिछले साल 30 था, तो इस साल उससे कम होना चाहिए अमाउंट के मुताबिक जो अमाउंट दिखा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया क्या जी, इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट उस पर आ रहा है। अब जो इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो बता रहे हैं कि इस साल आया है 58,000। 58,000 का हमारा रूल ये है कि हायर ऑफ हमें लेना पड़ता है, और हायर ऑफ में से 1/3 किसका, बेसिक सैलरी प्लस क्या जी, डेयरेंस अलाउंस। ठीक है, कितना बन गया, 3,30,000। वैसे तो 3,30,000 ही जाएगा, सीधी बात है, और इसका करना पड़ेगा 16% पे, तो 17% डिवाइडेड बाय 16% कितना हो जाएगा, शाबाश, 54,500। तो ये 88, तो ये जाएगा आपका, ये वाली अमाउंट जाएगी और हायर ऑफ जाएगी, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेगी। कितना टोटल हो गया जी, 13,72,500। ये आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना पैसा इसको मिलेगा। अब ये देखो, तीनों जमा हो गए, आगे जमा होके 3 कंट्रीब्यूशन ये वाले, इस साल के 3 कंट्रीब्यूशन ये वाले और 3 कंट्रीब्यूशन ये वाले, ये अमाउंट बास्केट में इकट्ठी हो गई। और बास्केट में क्या क्या पड़ा, उठा के देखें। बास्केट में एक अमाउंट पड़ी है, कौन सी, शाबाश, एक अमाउंट पड़ी है 3,91,500, दूसरी पड़ी है 3,91,500, और तीसरी पड़ी है 1,58,000।
अब दोबारा टैक्स लगाएं इसके ऊपर, अब टैक्स लगाएंगे तो नाजायज होगा। अब ये रकम जमा हो जाएगी, कर दे जब, क्यों भाई जब जा रही थी उस पॉन्ड में तो टैक्स लग के जा रही थी ना, अब जमा होने पे किस बात का टैक्स, जब वो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स अलहदा लिया आपने, जब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उस पर टैक्स अलहदा लिया, आपकी सैलरी पे अलहदा टैक्स ले रहे थे, तो अब कोई टैक्स नहीं। कितना बन गया 9,41,000। ये अब जनाब एम्प्लॉय का हक है। तो ये बन गया प्रोविडेंट फंड कौन से वाला, रिकॉग्नाइज। क्लियर जी। अच्छा अब चलते हैं, ये क्लियर है बिल्कुल। ये 3 दफा इसलिए किया कि कोई अमाउंट इकट्ठी होती तो समझाता ना। अब पौंड बना, रकम बनी और फिर और प्रैक्टिस भी थोड़ी होगी चले, और साथ ये पता लगा कि ये तो ये किसके लिए था। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जब बारी आती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे आप कहते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगेन, उसको भी तो टैक्स लगता है, तो क्या होना चाहिए एग्जैक्ट। और यहां पे एम्प्लॉयर भी गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट अपने आप को टैक्स लगाएगी नहीं, ये भी एग्जैक्ट। और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जैक्ट, वो भी एग्जैक्ट, यानी टोटली एग्जैम्ट एग्जैम्ट। क्लियर हो गई बात। अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सूरत में आप इसी का टोटल कर लीजिए, आप इसी का टोटल कर लीजिए। नथिंग, किसी चीज पे कोई टैक्स नहीं आएगा, हर चीज एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये जो आपने छोड़ा था 22,500, उसके लिए यहां पे क्या आएगा, दोनों जगह पे 0 आएगा, यानी एम्प्लॉय के लिए भी एग्जैम्प्ट, एम्प्लॉयर के लिए भी एग्जैम्प्ट और इंटरेस्ट के लिए भी एग्जैम्प्ट। बस यही टोटल आ जाएगा, यही टोटल आ जाएगा। कितना आ गया 13,20,000 और फिर 13 लाख कितना, सॉरी 13 नहीं होगा, कितना होगा 15,60,000। और आखिरी वाला ये समझिए एग्जाम्प्ट मैंने लिख दिया है यहां पे गवर्नमेंट के केस में। कितना आ गया जी 13,50,000। यानी ना तो यहां कोई टैक्स लगा और ना ही जब वो प्रोविडेंट लेने जाएगा तब कोई टैक्स लगा। ये किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। दिस वन इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ठीक होगी बात। अच्छा अब जब आ जाएगा कौन सा, नॉन रिकॉग्नाइज्ड फंड, क्या आ जाएगा नॉन रिकॉग्नाइज्ड फंड। तो जब नॉन रिकॉग्नाइज्ड फंड आएगा ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम कहेंगे अच्छा यार इसको ना तुम लगा रहने दो, कोई बात खैर। इससे कब निपटेंगे, आखिरी साल। कब निपटेंगे, आखिरी साल। तो आखिरी साल इसके साथ निपटेंगे, उससे पहले हमने इसे कुछ भी नहीं कहना। अब आखिरी साल जो आप निपटेंगे, क्या करेंगे आखिरी साल आप, तो कहता जी आखिरी साल जो आप करेंगे ना काम, वो ये करेंगे, ये हो गया जी। अच्छा तो समझ लीजिए मैंने ये तीनों को कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहां पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब किसके लिए कर रहा हूं, पहले किसके लिए किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब किसके लिए कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं
ये केस था गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अब केस किसका आ गया? नॉन रिकॉग्नाइज फंड। क्या करें जी, हमें कुछ पता है आपका फंड है? कोई रिपोर्ट किया हमने एफपीआर को? नहीं पता। अच्छा जी, अगले साल कुछ पता है उनको? क्योंकि आपने गए ही नहीं, को फॉर्म ही नहीं जमा कराया, उन्हें क्या पता? ठीक है। अब आखिरी साल आया तो आपने वो अमाउंट पकड़ के यहां रख दी। कौन सी वाली अमाउंट रख दी? ये वाली अमाउंट 9,41,000 आपने पकड़ के यहां पे रख दिया टोटल। क्या हाल है? तो यहां लाके आपने क्या किया? आखिरी साल आपने टोटल जितना पड़ा था प्रोविडेंट फंड में वो लाके यहां आपने रख दिया, जितना भी। मैं इसलिए नहीं रखूंगा वो वाली अमाउंट, चूंकि उसके अंदर एडिशन नहीं, एडिशन तो सारा ही है, एडिशन तो सारा ही है। 9,41,000 ये अब आ गया। ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा? अब इस सारे को टैक्स लगेगा जी। हाँ, इसमें सारे को टैक्स लगेगा। लेकिन सारे को जब टैक्स लगेगा तो टैक्स लगाते वक्त टैक्स लगाने वाले को याद आएगा, क्या याद आएगा? याद आएगा कि एम्प्लॉय तो हर साल टैक्स देता रहा, एम्प्लॉय तो हर साल टैक्स देता रहा। लिहाजा जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, 9,41,000 में से वो तुम माइनस कर लो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। कितना? चेक कर लेता हूं मैं, यहां से देख ले क्या हाल है। ये वाला 3,91,500। तो इसमें से तुम 3,91,500 माइनस कर लो, कितना रह जाएगा? शाबाश जी जी 548,500 ये इधर आ जाएगा। नहीं, अब एग्जैक्टली अब सारे पे टैक्स है। सिर्फ वो छोड़ा है, कौन से वाला? जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था। और उसकी लॉजिक है, देखिए पहले साल उनको क्या पता कि आपने कोई प्रोविडेंट फंड रखा हुआ है, आप आपस में डील करके रखते जा रहे हैं। दूसरे साल भी उन्हें नहीं पता कि आपने कोई प्रोविडेंट फंड रखा, उनको तो आखिरी साल पता लगा है कि प्रोविडेंट फंड आपका है। और फिर उसमें से वो एम्प्लॉय के पैसे क्यों माफ कर रहे हैं? क्योंकि वो टैक्स दे चुका है उसमें, तो वो कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, बाकी का आप टैक्स दे दें। तो ये है जब नॉन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। अब तीनों की ट्रीटमेंट हो गई जी, गवर्नमेंट की ट्रीटमेंट आ गई, रिकॉग्नाइज की आ गई और नॉन रिकॉग्नाइज की, तीनों की आ गई। अब एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। वो कौन सा सवाल है? ये वाला सवाल कर लेते हैं। बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर जाहिद इज ₹40,000, डेयरनेस अलाउंसेस 8,000 per month and entertainment allowance is 16,000 and employee contribution to provident fund is 12,000 per month and क्या होगा? शाबाश, एम्प्लॉयर का तो सेम होगा, पहले भी सवाल में ऐसे ही था। एंड इंटरेस्ट क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,000 इट द फंड इट इज रिकॉग्नाइज कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको। जैसे आप ये कहते हैं कि जी इसकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितनी है? शाबाश जी 40,000। पूरे साल का हिसाब है ना, तो पूरे साल का हिसाब है तो 48 बनेगा ना, और 4,80,000।
अच्छा, और डेयरनेस इसमें लाजमी होता है इस तरह के सवालात में, डेयरनेस अलाउंस, और वो कितना था? हाँ चेक कर लें, 8,000 वो जो था वो हो रहा है, तो 8,000, तो 8,000 को मल्टीप्लाई कर दें तो 80 80 96, ठीक है जी। अच्छा 8 10 80 होता है ना, तो 12 2 8 को 2 16 96, ठीक है देसी सब। अच्छा बच्चों आगे क्या आ गया जी? इंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई बोरिंग जॉब है मुझे लग रहा है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा जी, इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना होता है? 16,000। आपके ख्याल में टीचिंग की जॉब कैसी है जी? अच्छी जॉब है। क्यों बच्चों, कितना आ जाएगा? 1,92,000। टीचिंग की जॉब बहुत अच्छी है जी। दुनिया में इससे खूबसूरत काम क्या होगा कि जो चीज आपको आती है वो दूसरों को सिखा रहे हैं आप, इससे मजे का काम कोई नहीं। बस एक ही चीज है कि यहां जो एम्प्लॉय है उसके वो राइट्स नहीं है, यानी आपको एक लेवल पे जाके एहसास होगा कि आप खासी कुर्बाना जिंदगी गुजार, यानी आपके पास वो वसाइल नहीं है जो आपकी कैपेबिलिटी के दूसरे लोग कमा। इंडस्ट्री में एक फायदा है कि आपकी एफर्ट ये है ना पहले साल, तो जैसे जिंदगी गुजरती जाएगी आपकी एफर्ट कम होती जाएगी, स्क्वीज होती जाएगी, और आपका रिवार्ड ज्यादा होता है। टीचिंग की जॉब में आपकी एफर्ट थ्रू आउट उतनी ही रहेगी, और एज बढ़ने के साथ साथ टायर्डनेस ज्यादा होगी और रिवार्ड नीचे जाता है। प्राइवेट टीचिंग में तो कम से कम ये है। यानी मैं आपको बताता हूं कि 2011 या 12 में मैं बिजनेस रिसर्च का एक लेक्चर देने का पर आवर 3,000 चार्ज करता था, और लाहौर में ज्यादा लोगों को आती भी नहीं थी। 3,000 पर आवर, मैं 3 घंटे का लेक्चर देके 9,000 रुपये लेता था उस दौर। और आज मेरा ख्याल है पर आवर जो है ना सीए के अंदर भी 1,000 से ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊं, क्यों वगैरह में शायद से भी कम देगा। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, और उसके बाद जिंदगी गुजरेगी, ना प्रोविडेंट ना पेंशन, तो कहां जाएंगे आप? तो इस लिहाज से ये फील्ड खासी सफरिंग वाली है। अच्छा बच्चों आगे आ गया जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये क्या हो जाएगा? एग्जैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? शाबाश, दैट इज लोअर ऑफ 10% ऑफ 480 बेसिक सैलरी प्लस 96,000, कितना बन गया? और 1.5 लाख रुपया जो लॉ में लिखा हुआ, कितना बचे? 57600। वाकई 57600, 57,600 ऐसा ही है। अच्छा तो उधर से क्या मिल रहा है इसको? कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? 12,000 पर मंथ। तो 12,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ? 1,44,000, और उसमें से 57,600 आपने कहा मेरे हाथ में कैलकुलेटर कोई नहीं होता, चलो क्या बन गया जी? शाबाश, 86,400, ये आ गया जी, ठीक है। अच्छा अब आ जाए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इस साल कितना आई है? इंटरेस्ट अमाउंट 1,20,000 इंटरेस्ट अमाउंट आई है। तो अगर हम 1/3 कर दें कितना बनेगा? 1,05,000
1,92,000। ठीक है जी। तो एक बात पूछनी पड़ेगी, हायर ऑफ यहां पे ले लेते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जरा देखिए, तलाश कीजिए, दिया हुआ है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन हो तो फिर हम कंट्रीब्यूशन जो है वो एक ही पॉइंट का ले लेंगे, वन वैल्यू। दूसरी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं। तो ऐसी सूरत में हम डायरेक्ट लिख देंगे 1,90,000 एंड यहां लगा देंगे डैश, ये आ जाएगी इसकी टोटल। नहीं, वो देखिए उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है। पिछली दफा हमें 17% कैलकुलेट करके दिया था और 16% बाय लॉ था, 16% बाय लॉ था। इस दफा हमें परसेंटेज दी कोई नहीं। ठीक है, अगर 16 करना चाहे तो हम कर भी सकते हैं, लॉ में 16% लिखी है तो 16%। ठीक है, हमें अमाउंट का तो नहीं पता, लेकिन क्या यार, क्या मैंने 1/20 को कन्वर्ट करें 16% पे, तो पता होना चाहिए कि वो कितने पे हुई है। ये बात, 1/20 को कन्वर्ट करें 16 पे तो पता चले 1/20 कितने परसेंट से आया था। ये तो हमारे पास है नहीं, लिहाजा ये जो है ये हम काउंट नहीं करें। ठीक हो गई बात। चलिए आप टोटल कर दीजिए इसका। जी कितना आ जाएगा टोटल? जी शाबाश बच्चों, वो टोटल मुश्किल हो गया है। क्या हो गया हमारी कॉम को? 5 है, पक्की बात है? नहीं यार, कैसे हो सकता है? देख तो सही, ऊपर 5 तकरीबन है अपना 5 लाख, उसके बाद 96, 7 लाख वो बन रहा है, 7 1 8 हो जाएगा, और तकरीबन जो है वो क्या नाम है, ये एक जीरो ज्यादा, हाँ ठीक है 86,400, ये सही है, जीरो भी नहीं ज्यादा। फिर कितना है? बोलो बोलो। 854400। चलो ठीक है, क्या हो सकता है, ये फिट हो गई बात। चलो ये हो गया डन। अब पीछे ना अगर आप देखते हो कि क्या रह गया इस चैप्टर में, तो एक रह गया